हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 18 साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं जिसको आपको देखना है और ये बताना है कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। क्लैप योर हैंड्स टुगेदर। हाँ, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। इसमें साउंड प्रोडक्शन होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। Burst a firecracker, yes. Knocked on a closed door. Whistle using the cap of a pen. Place your palm on a mobile that is ringing. Or swung the clapper of bell and the bell rang. A metal utensil fell down with a clatter. कोई बर्तन घर का नीचे गिर जाता है, कितने ज़ोर से आवाज़ आती है। थंडर की आवाज़ आती है स्काई से। या फिर अपना हाथ स्पीकर में रख के जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे फील करना। येस, वी हैव फेल्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इट इज़ सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट साउंड इज़ जनरेटेड ड्यू टू वेराइटी ऑफ इवेंट्स. तो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा कि जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो बहुत सारे इवेंट्स के कारण होता है. कुछ एग्जाम्पल में साउंड इसलिए जनरेट हुआ था क्योंकि वाइब्रेशन हो रही थी ऑब्जेक्ट में. जैसे हमने देखा बेल हो गया, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जो डायफ्राम होते हैं. और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि बर्स्टिंग अ क्रैकर, क्लैपिंग, लाइटनिंग स्काई, वाइब्रेशन हमें फील नहीं हुआ, लेकिन वहाँ साउंड प्रोडक्शन तो बिल्कुल था. However, vibration are produced in those cases as well. लेकिन वाइब्रेशन उन केसेस में भी प्रोड्यूस हुआ था, भले ही वो हमें फील नहीं हुआ. All the vibrations are imparted to the molecules in the air and sound is produced. पर उन केसेस में क्या हुआ था कि वाइब्रेशन पूरे एटमॉस्फेयर में चले गए थे, एयर में चले गए थे और साउंड सिर्फ हमें फील हुआ. You might have seen when a stone is thrown into a calm water of lake. Waves are generated and they reach up to the banks of the lake. तो हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम एक कोने में हैं लेक के, और जब हम उसमें ज़ोर से पत्थर फेंकते हैं तो कुछ गोल गोल हमें वेव्स जैसा उठता हुआ दिखता है, और वो इतना ज़्यादा भी कई बार हो जाता है कि वो दूसरे कोने तक पहुंच जाता है. वाइब्रेशन रीच आवर ईयर थ्रू द एयर इन अ सिमिलर वे एंड द साउंड इज़ हर्ड. और इसी तरीके से जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे कानों तक पहुंचता है. कोई भी साउंड हमें सुनाई क्यों देता है? क्योंकि उसका वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है. तो एयर से पास होके वो वाइब्रेशन हमारे कानों में आता है और फिर वो हमें सुनाई देता है. तो ऐसा तो आपने बहुत बार फील किया ही होगा. यू हैव लर्न हाउ साउंड इज़ जनरेटेड, how it reaches us on traveling through some medium and is heard by us. तो पहले आपने क्लास 6 में ये चीज़ तो पढ़ी ही है कि साउंड का जनरेशन कैसे होता है, वो कैसे किसी मीडियम से पास होकर हमारे कान में पहुंचता है और हम उसे सुन कैसे पाते हैं. यू हैव ऑल्सो सीन दैट वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ साउंड. और हमने ये भी चीज़ जानी थी कि किसी भी साउंड के जनरेशन के लिए वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे हम वाइब्रेशन, पिच, इंटेंसिटी और लेवल ऑफ साउंड के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे. When the string of a musical instrument such as tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating strings are still. तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सी जैसे ये एक तानपुरा है और यहाँ से एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है. मैं आपको एक ही स्ट्रिंग का एग्जांपल दे रही हूँ. तो आप जब यहाँ से इस तानपुरा को प्ले करेंगे तो इस चीज़ से क्या होता है कि ये जो तानपुरा है ये तो वाइब्रेट करेगा, बट ये जो वन एंड है और ये जो सेकंड एंड है, ये एंड आपको वाइब्रेट करते नहीं दिखेंगे, ये कम्प्लीटली फिक्स रहेंगे. सिर्फ आपको वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती हुई दिखेगी. So as it vibrates, the string moves to one side of central position and come back to the central position. This motion of string is repeated again and again at fixed interval of time. तो जैसे कि मैं दोबारा आपको बताती हूँ, जैसे ये तानपुरा है, हमने देखा कि ये स्ट्रिंग है ना. तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कैसे करेगी? ये थोड़ा इस तरफ आगे बढ़ेगी, फिर ये अपनी जगह में वापस आ जाएगी, फिर इस तरफ आगे बढ़ेगी, फिर ये अपनी जगह में वापस आ जाएगी. इस तरीके से इसमें मूवमेंट होगा एक इंटरवल टाइम में. तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन. ये जो मूवमेंट है पीरियोडिक मोशन होता है. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. क्या है ऑसिलेटर?
ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, इसके बारे में हम जानते हैं. You must have seen children playing on a swing in a garden. Observe carefully the motion of the swing. Go to swing at rest in a garden and mark its position on the ground below it. You can call this mark the central position of the swing. तो आपने बच्चों को झूला झूलते देखा होगा, तो आप केयरफुली देखना. आप क्या करना, गार्डन में जाना और जब वो झूला नॉर्मल है, मूव नहीं कर रहा है, आप उस समय उसके पास जाना और वो जिस पोजीशन में हो, लाइक सी इस तरीके से अगर झूला है तो वो जिस पोजीशन में हो ग्राउंड के, उस पोजीशन को आप मार्क कर लेना एज सेंट्रल पोजीशन. The swing will be seen to cross the central position again and again as it moves from one end to the other of its swing. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये झूला ये जो स्विंग है ये मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे ये मूव करेगा, लेकिन इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है जो हमने मार्क की होगी, इस पोजीशन में ये आएगा, ये बार बार इसे क्रॉस करते हुए ही मूव करेगा. A swing that moves back and forth like this is called oscillator. और एक ऐसा झूला जो बार बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन अपनी सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, उसे हम ऑसिलेटर कहते हैं. When the swing moves from one end to the other and returns to its starting point, it is said to have completed one oscillation. तो हमने जो सेंट्रल पॉइंट फॉर्म करके रखा है ना, हमने ये हमारा स्विंग है और इसका हमने जो सेंट्रल पॉइंट फॉर्म करके रखा हुआ है. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये स्विंग है, ये सेंट्रल पॉइंट है कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. अब ये स्विंग इधर गया और जब यहाँ पहुँचा, अपने सेंट्रल पॉइंट पे पहुँचा, तो हम कहेंगे कि इसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया. फिर ये यहाँ गया, फिर ये अपने सेंट्रल पॉइंट पे पहुँचा, तो इसने दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया. The back and forth motion of an oscillator on either side of a central position is called oscillatory motion. और इसका जो ये मूवमेंट हो रहा है, सामने जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसे हम कहते हैं oscillatory motion. तो आपको अब एक एक्सपेरिमेंट करना है. आपको इस तरीके से एक ऐसा बाउल लेना है या स्टील की ग्लास लेनी है और आपको इसमें एक रबर बैंड फिक्स कर देना है. फिर आपको धीरे से इस रबर बैंड को मूव करना है और फिर आपको बहुत ज़ोर से इस रबर बैंड को मूव करना है. और फिर आपको ये देखना है कि आप ये जो आपका रबर बैंड है ये कितने दूर तक जाता है, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है. When the rubber band is stretched and released, it vibrates. तो हमने देखा जब इसे हम खींच रहे हैं और फिर वापस छोड़ दे रहे हैं तो इसमें वाइब्रेशन हो रही है. Compare the vibration with the figure alongside. When the rubber is stretched from original position A and comes back to position B, it is seen to be curved. तो हमने क्या देखा कि जब वो अपनी पोजीशन A में जा रहा है, फिर अपने बी में जा रहा है ना, और वापस आ रहा है, तो उस समय ये कर्व हो जा रहा है. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन ए एंड द पोजीशन बी ऑन स्ट्रेचिंग द रबर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. तो क्या है सी, ये ए है, ए पोजीशन है, आपने इस तरफ खींचा थोड़ा सा तो दिस पोजीशन विल बी बी पोजीशन. तो ये जो पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पोजीशन ए और पोजीशन बी, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसे कहा जाता है. When a greater force is applied to the rubber, it is stretched further, meaning that the amplitude increases. जब हम उस रबर में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है. इस कारण से जो रबर है वो ज़्यादा दूर तक जा रही है. ऑन रिलीजिंग इट अ लाउडर साउंड इज जनरेटेड. जब उसे हम छोड़ रहे हैं ज़ोर से फोर्स लगाकर तो बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट हो रहा है. व्हेन अ स्मॉलर फोर्स इज अप्लाइड द रबर इज स्ट्रेच्ड लेस. जब हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो वो रबर कम स्ट्रेच हो रहा है और एम्पलीट्यूड भी कम है, तो साउंड भी बहुत सॉफ्ट आ रही है. टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड. एक आपको स्ट्रॉन्ग थ्रेड लेनी है जो अबाउट 1/2 मीटर की हो, और आपको क्या करना है, टाई अ स्मॉल आयरन और वुडन बॉल टू इट एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ सपोर्ट. जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, आप एक ऐसा कुछ सपोर्ट ले लो, आप इससे एक थ्रेड, एक सेकंड में बताती हूँ आपको. आप क्या करो, एक इस तरीके का सपोर्ट ले लो, एक थ्रेड लगा लो और इस थ्रेड में बॉल ले लो.
है ना। इस तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट एज शोन इन द फिगर सच ऑसिलेटर इज कॉल्ड अ पेंडुलम। तो आप इसको अगर रिलीज कर देंगे तो बॉल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो ऐसे जो ऑसिलेटर होते हैं जो एक पोजीशन को रिपीट करते हुए बैक फोर्थ जाते हैं, इसे कहा जाता है पेंडुलम। Give an oscillatory motion to the pendulum. The maximum distance between the original position A of the pendulum and the extreme position B and C is called amplitude of oscillation. तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इनको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ए बी और ए सी इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एक जो पेंडुलम होता है उसके वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन से बैक पोजीशन में और अपने ओरिजिनल पोजीशन से फोर्थ पोजीशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज ओनली कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। The time required by an oscillator to complete one oscillation is called the time period of the oscillator. तो एक ऑसिलेटर को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर। सो सी, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखा, मैं वही आपको बताती हूँ। ये बॉल हमने लटका दी है, तो ये बॉल इधर जाएगी, फिर ये बॉल इधर जाएगी। तो ये जो इधर जा रही है और ये जो इधर जा रही है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ए बी सी। बी जा रही है ये, फिर सी जा रही है ए को क्रॉस करते हुए। तो बी से ए को जितना पोजीशन लग रहा है, ए से बी देन बी से ए, ये जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को ही हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। प्रीवियस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, द ऑसिलेटर ट्रैवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन बी to the central position A and from there to the position C, then back again to A and from A to B. So the time required by the oscillator to traverse this distance B A C A B is the time period of oscillation of the oscillator. तो जो समय उसको A से B में और फिर B से A में आने में लगता है और फिर A से C में, C से A आने में लगता है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। And the number of oscillations completed by oscillator in 1 second is called frequency of oscillation. तो जितना ऑसिलेशन वो 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है, हम उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नाउ द टोटल मोशन बी ए सी ए बी क्या है, एक ऑसिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो 1 सेकेंड में उसने कवर किए हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है HZ हर्ट्ज। 1 HZ मीन्स देयर इज 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 100 HZ मीन्स देयर इज 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। नाउ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक प्लास्टिक रूलर लेना है, उसे एक एंड से आपको होल्ड करना है एंड प्रेस डाउन ऑन द टेबल, और उस आपको टेबल में उसे प्रेस डाउन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सो दैट द लार्ज पोर्शन ऑफ रूलर इज ऑफ द टेबल। ज़्यादा पोर्शन ऑफ रूलर थोड़ा टेबल से बाहर रहे। अब आपको अपने फ्रेंड को कहना है टू प्रेस एंड ऑफ द रूलर डाउन एंड रिलीज इट। क्या करना है, एक तरफ से आपको इस तरीके से रूलर को पकड़ना है, दूसरे तरफ से उसे प्रेस करना है और फिर छोड़ देना है। नाउ प्रेस द रूलर विथ योर फिंगर एट सच पॉइंट दैट इट स्टॉप्स मेकिंग एनी साउंड। फिर आपको उस रूलर को ऐसे प्रेस करना है कि वो साउंड करना बंद कर दे। नाउ पुल इन 10 सेंटीमीटर मोर ऑफ द रूलर ऑन टू द टेबल एंड रिपीट द एक्शन। फिर आपको थोड़ा उसको 10 सेंटीमीटर और बाहर निकलना और सेम एक्टिविटी करना, और फिर आपको साउंड में डिफरेंस फील करना है और आपको उसकी फ्रिक्वेंसी और पिच को देखना है कि क्या होता है। तो आपको ये देखना है कि आप जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज करते जा रहे हैं फ्री पार्ट ऑफ द रूलर की, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं उस लेंथ को, तो उसमें क्या होता है। तो उसमें